वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की क्लास नंबर 12 और इस क्लास में हम वैदिक सभ्यता के पार्ट 3 लेक्चर को देखने वाले हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू करिए, साथ साथ नोट्स भी अपना प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपने वैदिक सभ्यता के चैप्टर को। चलिए, हमने बात करा था कि वैदिक सभ्यता का मुख्यतः दो चरणों में इसको विभाजित किया गया था। एक चरण था ऋग वैदिक काल और एक चरण था उत्तर वैदिक काल। पिछले लेक्चर में हम लोग इसके जो सोर्स थे उन सोर्स को डिस्कस किया था, कौन कौन सी वो पुस्तकें हैं। आइए हम शुरू करते हैं पहला अपना सेगमेंट की ऋग वैदिक काल क्या होता है, क्या था ये। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड आप ध्यान में रखेंगे 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक। आपको हम वैदिक पीरियड बताए थे कि ये 1500 BC से लेकर के और आपकी 600 BC तक ये पीरियड रही हैं, और इसी बीच में जो 1500 से 1000 BC की पीरियड होती है उसको हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। अब आइए इस काल के बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो आप जानते हैं वैदिक पीरियड, वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत करने वाले थे कौन? आर्य लोग। वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत करने वाले थे वो कौन थे? आर्य लोग थे। अब आइए सबसे पहले आर्य के बारे में जानते हैं कि आखिर ये आर्य रहने वाले थे कहाँ के। तो आइए आर्यों की भौगोलिक स्थिति को हम लोग जानते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने कहा था कि आर्य जो वैदिक सभ्यता के सुधारक है, वैदिक सभ्यता के बनाने वाले हैं, वो मेनली तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत से। तो तिब्बत से आए थे, ये किसने कहा? दयानंद सरस्वती। परंतु बाल गंगाधर का कहना था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, और इन्होंने एक अपनी पुस्तक भी लिखी थी, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। और इस पुस्तक में उन्होंने बताया था कि भारत में जो वैदिक के पीरियड की शुरुआत करता है आर्य, वे लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। जबकि वहीं पर एक और नाम आता है डॉक्टर पेनका व हार्ड का, ये बताते हैं कि नहीं, आर्य जर्मनी से रहने वाले थे। कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले थे। तो ये हमने बात किया कि कौन लोग बताए कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, बस इतना। अब आइए कुछ और जानते हैं। तो पिछले सेगमेंट में हमने देखा क्या कि बहुत विद्वान अपने अपने अनुसार ये बताए कि आर्य तिब्बत से आए थे, कोई बताया आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे, कोई बताया आर्य जर्मनी से आए थे। परंतु जो सबसे मेन इसमें मुद्दा आता है, एक आदमी और है LD कला साहब, इन्होंने बताया था कि आर्य जो है जम्मू कश्मीर से आए हैं। एक और गंगानाथ झा, इन्होंने बताया कि आर्य मध्य भारत से होकर के आए थे। परंतु जो मैक्स मुलर साहब का मत था, उस मत पर आज भी ये पूरी हिस्ट्री टिकी हुई है कि आर्य आए कहाँ से थे। तो आर्य आए थे मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से। और सेंट्रल एशिया में कौन कौन देश आता है तो आप जानते हैं, सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब देश आते हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मान्य मत है, और इन्होंने बताया कि आर्य जो आए थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से होकर के। चलिए, अब आर्य तो आ गए कहाँ से? मध्य एशिया से। ये बातें हमको मालूम चल गई। अब जब हमको ये बातें मालूम चल गई कि आर्य मध्य एशिया से आए, अब भारत में जब ये आए तो ये कहाँ पर रहने लगे? तो एक 7 नदियों वाला प्रदेश था जिसको हम सप्त सैंधव कहते हैं। तो सप्त सैंधव क्षेत्र में ही सबसे प्रथम बार जो आर्य थे वो आकर बसे थे। तो आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव क्षेत्र में आकर बसे थे। यह क्षेत्र सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित, जिसका ऋग्वेद में विस्तृत वर्णन मिलता है, उसी के आसपास वाले एरिया में आर्यों का आगमन हुआ था, जो लगभग पाकिस्तान और आपके भारत के जो पंजाब वाले रीजन है उन सब में देखने को हमको मिलता है। तो ध्यान में रखेंगे, आए थे मध्य एशिया से, सर्वाधिक मान्य बात है, और बसे कहाँ पर थे? तो सप्त सैंधव क्षेत्र में। अब आइए, जब ये भारत में आ गए तो इन्होंने देखा क्या, कुछ नदी इनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट वहाँ पर आई। हमने बताया भी कितनी नदियाँ थी? तो 7 नदियाँ थी। इन 7 नदियों में कुछ नदियाँ बड़ा इम्पोर्टेंट उनके लिए रहा। तो सिंधु नदी जो कि आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, और सरस्वती, आर्य इस सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी मानते थे। और ऋग्वेद में
ऋग्वेद की जो नदी सूक्त है इसमें सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया है। ध्यान में रखिए किसको, नदी को, सरस्वती को क्या कहा गया है, नदीत्मा। और ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, बितस्ता, ये सब नदियाँ आपको देखने को मिलती है। ठीक, अब आएंगे नेक्स्ट। अब जब आर्य इस भारत देश में आ गए, इन्होंने आकर के कई सारे अपनी बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ बताया। उन नदियों में इन्होंने कुछ नदियों का प्राचीन और आधुनिक नाम हमको जानने को मिलता है कि वितस्ता, जिस नदी का नाम प्राचीन में वितस्ता हुआ करती थी, ये 5 नदियाँ अभी बताई कि सिंधु नदी की ये सहायक नदियाँ थी। तो इसमें सबसे पहला आता है वितस्ता, और वितस्ता नदी का जो आधुनिक नाम है वो है झेलम। दूसरा आता है विपाशा, विपाशा का आधुनिक नाम ब्यास। तीसरा सतुद्री, और सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज। चौथा परुष्णी, और परुष्णी का आधुनिक नाम है रावी। और 5वां अस्किनी, अस्किनी का जो आधुनिक नाम है वो चेनाब या फिर चिनाब है। ये हमको उस आर्य के जो वैदिक ग्रंथ है उसमें देखने को मिलता है। 5 नदियाँ सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कौन थी, तो सिंधु थी, और सबसे पवित्र थी सरस्वती। और सिंधु की जो 5 सहायक नदियाँ हैं उनका हम ओल्ड नेम और आपकी मॉडर्न नेम ये दोनों हम लोग जान चुके। ठीक, अब यहाँ पर आर्यों के विस्तार में अभी जाने कि नदियाँ इसमें से हमको देखने को मिलती है कि नदियों के आसपास ये लोग रहा करते थे, लेकिन नदियों के साथ साथ कई पर्वतों का उल्लेख देखने को मिलता है, जो कि माना जाता है कि यहाँ तक भी आर्य लोगों का विस्तार था। तो ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है, जो कि आर्यों के पश्चिम विस्तार को दर्शाता है कि ये पश्चिम में कहाँ तक फैले थे, अफगानिस्तान तक फैले थे। जबकि ऋग्वेद में एक पर्वतमाला का जिक्र मिलता है जिसका नाम है मृजवंत हिमालय, इसका उल्लेख देखने को मिलता है, और यह सोम औषधि का मुख्य स्रोत के रूप में प्रसिद्ध था। तो ऐसा माना जाता है कि आर्य का जो विस्तार था वो आपकी अफगानिस्तान तक था। ठीक, अब इसी ऋग्वेद में कुछ नदियों का उल्लेख मिलता है, जैसे जमुना नदी। जमुना नदी का उल्लेख इसमें 3 बार देखने को मिली है। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार देखने को मिली है। वहीं सरयू नदी की उल्लेख 1 बार देखने को मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि जमुना, गंगा और सरयू नदी का इस समय उतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं था। और ऋग्वेद में जो सर्वाधिक बार हमको 300 से अधिक बार जो उल्लेख देखने को मिला है वो है आपकी सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। इसका मतलब कि सिंधु नदी इस समय की सबसे बेहतरीन नदी हुआ करती थी। तो अब बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक फैला था। तो हम अभी बताए कि पश्चिम में अफगानिस्तान की नदी से लेकर के और आपकी पूरब में गंगा व सरयू तट तक, और उत्तर में मृजवंत हिमालय से लेकर के दक्षिण में सप्त सैंधव प्रदेश तक, ये पूरा का पूरा इतना एरिया आर्यों के द्वारा पूरा कब्जा किया हुआ था और वो लोग यहाँ पर निवास किया करते थे। ध्यान में रखें। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी है कि बताइए नदीत्मा किस नदी का नाम है, प्राचीन नाम? तो सरस्वती के लिए प्रयुक्त किया गया है। सिंधु जो कि सबसे यहाँ पर आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण नदी हुआ करती थी। और ऋग्वेद में उल्लिखित हिमालय पर्वत के पर्वतमाला का भाग गया है तो मृजवंत है। और आपकी कुबरा, कुरमू आदि का संदर्भ अफगान नदियों से है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। अब आइए, तो हमने क्या पढ़ा कि आर्यों का कैसे आए, कहाँ से आए, इसके बाद आपकी कहाँ तक उनका विस्तार था, इन सारी चीज़ों के ऊपर तो हम बात कर लिए कि ऋग्वैदिक पीरियड में और क्या क्या समय था। अब आइए हम जानते हैं कि उस आर्य लोगों की अब जीवन के बारे में। और इस जीवन में सबसे पहला हम जानते हैं कि उनकी राजनीतिक जीवन कैसी थी, आर्यों की राजनीतिक जीवन। तो आइए आर्यों की राजनीतिक जीवन को समझते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं यहाँ पर राजा का स्वभाव कैसा था। तो देखिए, आर्य वैदिक पीरियड में या फिर ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जो राजा का पद था वो वंशानुगत नहीं होता था। इसका मतलब राजा का पद गरिमामयी भी नहीं होता था। और प्रारंभिक दौर में राजा केवल कबीले का प्रमुख होता था, एक कबीला होता था चारों तरफ से, उसका एक राजा हुआ करता था। लेकिन वो राजा का पद क्या था, क्या नहीं होता था, तो वंशानुगत नहीं होता था। तो फिर कैसे होते थे ये राजा?
तो इनके राजा का जो नाम होता था वो मेनली गोप या फिर जनस्य गोप के नाम से जाना जाता था। किसके? तो जो आर्य के राजा हुआ करते थे उनका नाम, राजा का नाम क्या हुआ करता था? गोप या फिर जनस्य गोप। इस बात को भी आप पॉइंट दे करके लिख लेंगे कि राजा के जो उपाधि होता था या फिर राजा का जो नाम होता था वो गोप या फिर जनस्य गोप होता था, क्योंकि इस समय लोग पूरे कबीला में रहा करते थे और कबीले का एक मुखिया होता था, एक रक्षक होता था, वहीं गोप या जनस्य गोप कहलाता था। और समय के साथ जो है राजा के पद में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया और जो पद वहाँ पर वंशानुगत नहीं हुआ करती थी वहीं अब गोप का पद जो है वंशानुगत हो गया था। यानी अब जो ऋग्वैदिक पीरियड में राजा हुआ करते थे वो वंशानुगत होते थे, जब वो मर गए तो उनका पुत्र आकर के उन पर शासन चलाया, इस टाइप से हुआ करता था इनका। तो ये तो हमने बात किया कि राजा के विषय में क्या था, तो राजा को हम गोप या फिर जनस्य गोप कहते थे। तो फिर बात करते उसकी सेना कैसी होती थी। जब राजा तो जान लिए, हम राजनीतिक के जीवन के बारे में जान रहे हैं, तो राजनीतिक जीवन में राजा के बारे में जाना, तो फिर अब जानते हैं कि उनकी सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो राजा के पास कोई भी अस्थायी सेना नहीं होती थी, यानी जब भी अगर उन पर कभी कोई मुसीबत पड़ता था तो उस कबीले के लोग ही हथियार उठाकर, शस्त्र को उठाकर और अपने कबीलों की रक्षा करते थे और उनका नेतृत्व उनका राजा किया करता था। यानी सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं तो राजा के पास कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक, बात आती है कि जब राजनीतिक में वहाँ पर कोई सैन्य व्यवस्था नहीं है फिर भी लड़ाई हुआ करती थी, तो लड़ाई किस कारण से होती थी? तो देखिए, आर्यों के बीच में लड़ाई होती थी मुख्यतः गायों के लिए या फिर घोड़ों के लिए। गायों के लिए क्या था और घोड़ों के लिए क्या था? घोड़ों के लिए एक अश्वमेध हुआ करता था, अश्वमेध यज्ञ, और इस यज्ञ के पश्चात घोड़ा को छोड़ा जाता था और घोड़ा को जो पकड़ता था उसके लिए झगड़ा हुआ करती थी, लड़ाई हुआ करता था। फिर गायों के लिए, तो गायों को जो मारता था, गाय को जो चीज़ गलत तरीके से व्यवहार करता था तो उनके लिए मृत्यु दंड का उसमें प्रावधान दिया गया था, या तो उसको उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता था या फिर उसको मार दिया जाता था। तो मेनली लड़ाई के दो ही कारण थे, एक गाय के लिए और नहीं तो घोड़ों के लिए। अब इस पूरे रूल रेगुलेशन को चलाने के लिए जो राजनीतिक व्यवस्था है, जाहिर सी बात है उसके रूल रेगुलेशन को चलाना पड़ेगा आपको। अब चलाने के लिए वो लोग 3 उसके सहायक संस्था हुआ करती थी। एक होते थे विदत, एक होते थे सभा और तीसरे होते थे समिति। तो राजा की जो प्रमुख नीतियाँ थी उनको सुचारू ढंग से चलाने के लिए 3 सहायक संस्थाएं हुआ करती थी और इनमें थे विदत, सभा और समिति। अब आइए जानते हैं विदत क्या होता है, सभा क्या होता है और समिति क्या होता है। तो विदत ये एक प्राचीनतम संस्था हुआ करती थी, जो ऋग्वेद काल की सबसे पुरानी जनसभा हुआ करती थी और इसका मुख्य रूप से कार्य होता था कि धन जो लूटा गया है उस धन का क्या करना, तो बंटवारा करना। तो पहली संस्था जो राजा को हेल्प करती थी वो थी विदत, जो कि ऋग्वैदिक काल की सबसे पुरानी संस्था हुआ करती थी और इसका मेन कार्य क्या होता था, धन का बंटवारा करना। जो भी लूटा गया धन है उसका बंटवारा करना इसका मेन कार्य होता था। तो फिर बात आती है कि जो दूसरी समिति है, संस्था है, सभा, इसका क्या था? तो ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख किया गया है और यह जो है वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का एक समूह होता था। अभी हम बात किए जो, तो इसमें सभा ये क्या होता था, सभी लोगों का, जो कुलीन लोग थे, जो वरिष्ठ लोग थे, अच्छे जानकारी के लोग थे, उनका एक समूह हुआ करता था ये, और इनका मेन वही था कि पंचायत के कार्यों को देखरेख करना। और तीसरी आती है समिति। तो समिति यह जनप्रतिनिधियों का एक समूह हुआ करता था और इसका जो ऋग्वेद में है 9 बार उल्लेख किया गया। इस पॉइंट को आप इम्पोर्टेंट करके रखेंगे कि समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। तो ये हमने बात किया कि राजा की राजनीतिक स्थिति क्या थी, कि किस तरह से राजा का पद हुआ करता था, किस तरह से सेना का पद हुआ करता था, उस चीज़ों को चलाने के लिए कौन सी संस्था यहाँ पर हुआ करती थी, ये हमने जाना। थोड़ा सा ये उसकी तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो हमने बताया सभा ये वरिष्ठ लोगों का एक समूह हुआ करता था और इसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार देखने को मिलता है।
समिति ये जनप्रतिनिधि यानी आम जनता का समूह होता था और इसका उल्लेख 9 बार किया गया है। वहीं विधत की बात करते हैं तो एक ऐसी संस्था थी जिसका मेन कार्य होता था जो भी धन लूटा गया है उसका बंटवारा करना। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, यानी राजनैतिक जीवन इनका क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी। अभी आपकी राजनैतिक जीवन ही चल रही है और उन राजनैतिक जीवन में हम जान रहे हैं कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से हुआ करती थी। तो इसमें आपको 4 प्रमुख शब्दावली को ध्यान में रखना होगा। एक स्पस, एक आपकी रत्नीन, एक आपकी वाजपति और चौथा आपकी बलि। ये क्या होते थे सुनेंगे। स्पेस, ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को स्पेस कहा जाता था। किसको? गुप्तचर को। और इसका मेन कार्य क्या होता था? तो खबरों को राजा के पास पहुंचाना। और रत्नीन, राजा की सहायता के लिए इसमें 12 मंत्री हुआ करते थे जो कि राजा की सहायता करते थे, उसके देख रेख करते थे। देख रेख तो नहीं बोलेंगे, मतलब उनकी सहायता करते थे किसी मुद्दों पर लेकर, तो उनको कहा जाता था रत्नीन। और वाजपति कौन थे? तो वाजपति जो गोचर भूमि हुआ करती थी, जो गायें चरती थी, उसका प्रमुख हुआ करता था वाजपति, जो उस पूरी भूमि का देखरेख करता था। और बलि, यह राजा को दिया जाने वाला एक स्वैच्छिक कर या टैक्स हुआ करता था। तो ये कुछ शब्दावलियाँ थी जो कि आपकी प्रशासनिक के कार्यों में एक बेहतर भूमिका निभाती है। अब हम बात करते हैं इनकी राजनीतिक इकाइयों के बारे में कि इनकी राजनीतिक इकाइयाँ किस प्रकार से बटी हुई थी। तो देखिए, तो प्रशासनिक जो इकाई है जन, इस जन का जो अधिकारी होता था उसको गोप कहा जाता था। विष, इस विष के अधिकारी को विषपति। ग्राम, ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी। और कुल, कुल के अधिकारी को कुलप कहा जाता था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछती है कि विश्व के प्रशासनिक इकाई जो है उसके प्रमुख अधिकारी को क्या बोलते हैं। तो इसको आप एक बार नोट करके अच्छे से याद रखिएगा इन चीज़ों को। अब हम लोग अभी तक इतना जाने, इससे क्या हमको निष्कर्ष निकलती है। तो निष्कर्ष इतना निकलता है कि कबीलाई जो थी, ये जो इनकी प्रशासन थी वो कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी और राजा की जो शक्ति होती थी सभा और समिति पर नियंत्रण करती थी। और साथ ही साथ रत्नीनों की भूमिका सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण थी। और कर जो व्यवस्था थी बलि, इसको पूरी तरह से अनिवार्य नहीं था, मतलब जरूरी नहीं भी था कि इसको देना ही है सबको। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल हम इसमें से आगे शुरू करेंगे कि आर्यों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी। अब तक हमने पूरा उनकी राजनैतिक चीज़ों को देखा, कल हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति, फिर बात करेंगे सामाजिक स्थिति, जिसमें हम कई प्रथाओं के बारे में उसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।